गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज इज़ पावर के इस एपिसोड में हम जो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए थे उसे उन्होंने वो वापस ले लिया है। तो इस एपिसोड में हम समझेंगे क्या ये कृषि कानून थे और क्यों केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया है। ये समझते हैं कैसे ये कानून होते हैं, कैसे वो कानून पारित होते हैं, किस तरह से कानून बनाए जाते हैं। तो जैसे कि ये 3 कृषि कानून थे, उसी तरह हर एक कानून पार्लियामेंट से होकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड लेवल पर जाता है। तो पार्लियामेंट कैसे बनती है? पार्लियामेंट 3 अंगों से बनती है। पहले होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के ओर से जब ये कानून पारित होते हैं तब ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ पर अगर कानून बनाना हो तो वो रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री होती है उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो बैठकर पूरा संशोधन करेंगे, उसके बारे में चर्चा विमर्श करेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर वो कानून लाएंगे। तो इसी के तहत ये कृषि कानून भी उसी तरह से डिटेल डिस्कशन करके लाए होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और उसी के साथ साथ जब ये कानून का डिटेल डिस्कशन हो गया, इसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया, तो यह कानून लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में यह प्रस्तुत किए जाते हैं तो वहां से वो 2/3 बहुमत से वो पारित होते हैं। पारित होने के साथ साथ इस बिल पर डिटेल डिस्कशन भी होती है। ऑपोजिशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इस पर चर्चा विमर्श करते हैं और फिर ये कानून पारित होते हैं। फिर ये कानून पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के स्वाक्षरी के लिए जो अंतिम फाइनल सिग्नेचर जब राष्ट्रपति इस पर करते हैं तो यह कानून पूरे भारत देश में लागू किया जाता है। उसी तरह से यह 3 कृषि कानून भी लाए गए थे। पिछले साल सितंबर 2020 में यह कानून लाए गए थे। हालांकि यह कानून पर ज़्यादा चर्चा या डिस्कशन नहीं हो पाई, लेकिन यह कानून लाने के बाद बहुत सारे किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के खास करके किसानों ने इसका विरोध किया। कई किसान ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इसका तगड़ा विरोध किया और धीरे धीरे करते करते यह विरोध पूरे देश के किसानों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो चलिए हम ये समझते हैं क्या इस कानून के प्रावधान थे। ये जो बेसिकली जो ये 3 कृषि कानून थे, इसके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे। क्या इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे और क्या इस इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के तहत क्या इसके फायदे थे। तो किसान जो अपनी जो अनाज है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी में न बेचते हुए वो देश के किसी भी कोने में जाकर वो अपनी फसल बेच सकता था। मान लीजिए अगर महाराष्ट्र का किसान उसके फसल को अगर मध्य प्रदेश में अच्छा भाव मिल रहा है तो वो मध्य प्रदेश में जाकर बेच सकता था, या मान लीजिए उसे बिहार में अच्छा भाव मिल रहा है तो बिहार में जाकर मिल सकता था। तो इंटर स्टेट जो बैरियर आते थे बेचने में, वो इस बिल के तहत वो बैरियर कम हो गए। और इसी के साथ साथ वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट का जो कंसेप्ट था उसे भी एक प्रकार से एक डायरेक्शन मिल सकता था, ताकि हर किसान पूरे कंट्री को एक ही एग्रीकल्चर मार्केट मानते हुए अपनी चीज़ें बेच सकते। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छे प्राइस का अश्योरेंस लेके फसल उगा सकते थे। इससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को अच्छी आमदनी भी मिल सकती थी। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उसका भी एक्सेस इन किसानों को मिल सकता था। और इस एक्ट के तहत जो प्राइवेट कंपनीज है उनका भी रोल एग्रीकल्चर में बढ़ सकता था। जैसे आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका ले लीजिए या इंग्लैंड ले लीजिए या ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इसमें एग्रीकल्चर स्मार्टली की जाती है। इसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट्स है उसकी स्टॉकिंग भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते थे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी और फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो पा रहा था। तो चलिए ये समझते हैं क्यों किसान इसका तगड़ा विरोध कर रही थी। पहले विरोध ये था कि किसान मान रहे हैं कि यह लॉस कॉर्पोरेट फ्रेंडली है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फार्म बिल्स लाए गए हैं।
उसके बाद जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अश्योरिटी केंद्र सरकार की ओर से नहीं दी गई थी, उसी के बारे में भी सवाल उठाए गए। और जो एपीएमसी एक्ट के तहत जो टैक्स फ्री ट्रेड जो होने वाला था, उसी के तहत भी सवाल उठाए गए। जैसे कि हम सभी को पता है कि एपीएमसी के तहत राज्य सरकारों को तगड़ा रेवेन्यू मिलता है, एपीएमसी तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो रेवेन्यू लॉस भी था राज्य सरकारों को। उसी के साथ साथ जो दलाल होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं इस एपीएमसी में, उनका भी नुकसान इसमें माना जा रहा था। तो एपीएमसी का डीरेगुलेशन भी होने वाला था। तो एपीएमसी के डीरेगुलेशन के तहत किसान कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकता था। तो इस डीरेगुलेशन के तहत कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकता था, ऐसा किसानों का मानना है। जैसे कि बिहार में भी 2006 में जो एपीएमसी एक्ट में जो रिफॉर्म्स लाए, तो उसमें न किसानों की आमदनी बढ़ी, न कुछ इकोनॉमी को उसका फायदा हुआ। और एपीएमसी में अपनी फसल न बेचते हुए किसान देश के किसी भी भागों में जाके वो फसल बेच सकता था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का क्या? बिल में ट्रांसपोर्टेशन के प्रावधान ही नहीं दिए गए हैं। अगर महाराष्ट्र का किसान, अगर उसे अच्छी आमदनी, अगर उस फसल को अच्छी कीमत अगर बिहार में मिल रही है, तो उस बिहार और महाराष्ट्र के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कैसे किसान बेयर कर पाएगा? मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है बिहार में जाकर बेचते हुए, तो 50,000 तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का ही कॉस्ट लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन के कोई प्रावधान सरकार में इसमें नहीं दिए हैं। उसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किसान करेंगे, उसमें ज़्यादा करके स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स है उसका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने की संभावना है। जैसे कि आप हम सभी को पता है कि भारत देश में तकरीबन 60% जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, तो उनका बहुत ही नुकसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत माना जा रहा था। और मान लीजिए अगर किसी साल फसल नहीं उग पाती, किसी साल फसल अगर खराब निकलती है, तो उसके प्रावधान कौन तय करेगा? और एक प्राइस मैकेनिज्म भी नहीं फिक्स था फार्मर्स के प्रोडक्ट्स के लिए। एक प्राइस मैकेनिज्म, एक प्राइस फ्रेमवर्क सरकार ने तय करना चाहिए था। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक प्राइस मैकेनिज्म की जरूरत। और उसी के साथ साथ सरकार ने कहा कि किसान अपने धान का स्टॉकिंग या होल्डिंग भी कर सकता है। किसान अगर स्टॉकिंग या होल्डिंग कर पाता तो उसकी आमदनी बढ़ नहीं जाती। पहले ही किसान वो गरीब है, उसे वो घर अपना ठीक से नहीं बना पाता, तो वो स्टॉकिंग और होल्डिंग क्या करेगा? तो स्टॉकिंग और होल्डिंग ये बड़े बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो चलिए ये समझते हैं कैसे इन बिल्स को सुधारा जा सकता है। पहली बात तो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की स्पष्टता करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस अश्योरेंस की एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। और एपीएमसी के तहत एक ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना चाहिए। और गवर्नमेंट का रोल मिनिमम न करते हुए मैक्सिमम रोल गवर्नमेंट का इन सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, स्टॉकिंग एंड होल्डिंग और एपीएमसी में मैक्सिमम रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर मैक्सिमम रोल गवर्नमेंट का होगा तो किसानों को एक अश्योरेंस होगा कि हाँ भाई, कोई तो देख रहा है, कोई तो इन व्यापारों के ऊपर ध्यान रख रहा है। अगर पूरा ही रोल गवर्नमेंट का जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन होना तय है। और अगर प्राइस अश्योरेंस अगर गवर्नमेंट देगी तो किसान हंसते हंसते कहीं पर भी अपना सामान बेच सकता है। वह वियतनाम बेचेगा, जापान बेचेगा, या कौन से भी देश में बचेगा, या देश के किसी भी कोने में वो बेचने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप अगर प्राइस अश्योरिटी अगर उसको दे रहे हो तो वो जरूर बेचेगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी फायदा करता है। और तरकारी पे एमएसपी सरकार नहीं देती। और इस पर तरकारी पर भी अगर अच्छा भाव अगर किसानों को मिल जाएगा तो किसान उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे। हम बहुत ही जगहों पे देखते हैं कि किसान
1 रुपए किलो 2 रुपए किलो टमाटर के भाव से बेच देते हैं, या कभी कभी रोडों पर सड़कों पर वो अपनी फसल फेंक कर चले जाते हैं। क्या करेंगे बेचारा, अगर उसके फसल को अगर अच्छा भाव ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। तो होप करते हैं अगली बार सरकार अच्छे से चर्चा विमर्श करके बिल लाएगी जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, जो किसानों को समझ में आएंगे। और सबसे बड़ा फेलियर अगर आप इन 3 बिलों के बारे में अगर आप समझेंगे तो वो फेलियर है सरकार इन कृषि कानूनों को ठीक तरह से किसानों को समझा नहीं पाई, ठीक तरह से किसानों को कन्विंस नहीं कर पाई कि कैसे ये बिल उनके लिए लाभदायक है। ये बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का माना जाता है। तो यह थोड़ी बहुत जानकारी थी 3 कृषि कानूनों के बारे में और क्यों सरकार ने इसे वापस ले लिया है। अभी आने वाले विंटर सेशन में सरकार ऑर्डिनेंस लाके वापस बिल रिपील करेगी जो दोनों संसदों से वापस पारित होगा। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। टिल दिन के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।